तो लास्ट लेक्चर में अपने क्लीन आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट बनाए थे और क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर चार प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो तुम्हारी वेब एप्लीकेशन होती है। बाकी जो तीन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक डोमेन होता है, एक एप्लीकेशन होता है। वो क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट्स मतलब वो स्टैंड अलोन रन नहीं होते, बल्कि वो रेफरेंस होंगे जहाँ उनकी ज़रूरत रहेगी। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करते हैं ना, इसलिए। तो डोमेन के अंदर सारे हमारे मॉडल होते हैं, पोकोस जिसको बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक्सटर्नल कंसर्न, जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लिक पे ईमेल सर्विस है या मैसेज सर्विस है, मैसेज जाना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें। या डेटाबेस इंटरेक्शन जो है, तो हमारे केस में डेटाबेस इंटरेक्शन हम ORM से करते हैं, उसका नाम है EF कोर। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो डोमेन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और एप्लीकेशन के अंदर जो क्या होता है, एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेसेस होते हैं। जैसे जो भी मेथड मुझको बनाना है, तो कंपनी के अंदर ऐसे नहीं चलता है कि मैं उठा मेथड क्लास के अंदर कोई भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, यानी एक इंटरफेस बनाना पड़ता है। और जितने भी मेथड तुमको स्पेसिफिकली किसी जगह पे लगने वाले हैं, फॉर एग्जांपल विला के लिए मुझको मेथड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आई विला सर्विस करके इंटरफेस बनाऊंगा। जितने मेथड मुझको लगने वाले हैं वहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। तो मुझको पता है कि इतने मेथड मुझको लगेंगे आगे, तो मैं वहाँ डिक्लेयर कर दिया इंटरफेस के अंदर। अब जब मुझको मेथड की डेफिनेशन लिखना है तो मैं जस्ट उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दूंगा क्लास के अंदर। तो ऑटोमेटिकली वो बोलेगा कि इतने मेथड की डेफिनेशन तुमको लिखना है। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कोई मेथड छूटेगा नहीं ना वैसे। तो डिजाइनिंग प्रॉपर होती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाना। इसलिए इंटरव्यूअर जब पूछता है कि व्हाट इज इंटरफेस, तो हम लोग बोलना होता है इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। समझे? तो क्लास को जो है इंटरफेस के जितने भी मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है। इंटरफेस पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो इस तरीके से लेयर चलती है। अब वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ हम देखे थे कि प्रॉपर्टीज फोल्डर क्या होता है, लॉन्च सेटिंग क्या है, वेब रूट का फोल्डर क्या है, वो स्टैटिक फाइल्स के लिए, CSS JS PDF इमेजेस उसके लिए, मतलब ब्राउजर स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसके लिए बेसिकली स्टैटिक फाइल्स। और कंट्रोलर में कंट्रोलर है, मॉडल में कुछ नहीं है। व्यू के अंदर प्रेजेंटेशन लॉजिक है, यानी फॉर एग्जांपल पेज कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं दिखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें व्यू के अंदर रहेगी। फिर ऐप सेटिंग डॉट जेसन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसके अंदर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखे थे और कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने तरीके से लिखे थे। मतलब सेक्शन भी हमारा, और इसको दो तरीके से देखे थे, गेट वैल्यू और गेट सेक्शन, दो तरीके से इसको फेच करने देखे थे। यहाँ पे आएंगे देखेंगे, इसको एक्सपांड करो तो यहाँ पे दिखेगा तुमको बहुत सारी चीज़। और यहाँ पे सीड करना देखे थे कि सीड मेथड क्यों यूज़ होता है। कभी कभी कैसा होता है इसकी फॉर्मेटिंग सही ना रहना, तो इसको उठाने का, कॉपी करके पेस्ट करने का, चैट GPT को बोलने का कि इसको फॉर्मेट करके दे, तो फॉर्मेट करके देगा, वापस यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। या कभी कभी अपने को ऐसा एरर आता है कि एक आध ब्रैकेट भूल गया, तो ऐसा लगता है कुछ तो भूले लेकिन कहाँ भूले नहीं समझ में आ रहा है, तो उड़ा के उसको देने का बोलने का कि ब्रैकेट कहीं भूला हूँ, करेक्ट करके दे, तो करेक्ट करके दे देगा। समझे बात को? कभी कभी ऐसा होता है, समझ में नहीं आता। अक्सर जावास्क्रिप्ट में होता है। यहाँ तो अपने को इंटेलिजेंस इतना ज़बरदस्त देता है ना बैकएंड पे कि अपने को पता चल जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं समझ में आता। तो इतना कुछ देखे थे। लॉन्च सेटिंग के बारे में बताया था मैं। लॉन्च सेटिंग, एप्लीकेशन लॉन्च, यानी इस बटन पर क्लिक करने पर एप्लीकेशन जो लॉन्च होती है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, उसकी जो डिटेल्स है, उसकी जो सेटिंग है, वो सारी यहाँ पे होती है। समझे? तो सबसे पहले IS सर्वर की सेटिंग होती है, स्कीमा बताए कि कैसे क्या रन होगा, तो ये पोर्ट नंबर दिया हुआ है। अब अगर तुम डायरेक्ट इस पे HTTP पे क्लिक करोगे तो ये पोर्ट पे ओपन होगा, अदरवाइज HTTPS करोगे तो ये पोर्ट पे ओपन होगा। तो ये दो पोर्ट दिख रहा है, 7091 और 5272, ये दो पोर्ट है। और इसमें एक और बात है, प्रोफाइल्स है, मैं बताया था HTTP HTTPS IS एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, .NET कोर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जो .NET फ्रेमवर्क था वो विंडोज बेस्ड था। तो वो क्यों था? जब तुम एप्लीकेशन रन करते हो तो ये कहीं होस्ट होती है, कहीं चलती है, एक सर्वर बनता है, तो वो IIS एक्सप्रेस था। उस सर्वर का नाम क्या है? IIS एक्सप्रेस। और ये विंडोज बेस्ड है, ये कम्प्लीटली विंडोज बेस्ड है। मेरे पास एक PDF था,
इस लास्ट बैच का, तो मैं यहाँ पे आऊँ। हाँ ये, हाँ देखो, ये पुराना वाला जो डॉटनेट फ्रेमवर्क था वो कुछ इस तरीके से चलता था कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई, ब्राउजर है सारे, क्रोम भी है इसमें, ओपेरा मिनी भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सब है। ये ब्राउजर से, किसी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट जाती थी IIS एक्सप्रेस पे। फिर IIS एक्सप्रेस जो है वो इन मेथड के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करता था, फिर रिस्पॉन्स IIS एक्सप्रेस ही रिटर्न करता था जो ब्राउजर पे दिखता था। पहले ऐसा चलता था, लेकिन उसके बाद जब डॉटनेट कोर आया तो कुछ इस तरीके से हो गया कि ये लोगों ने क्या किया, ये लोग बोले कि हम एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर बनाते हैं। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। देखो अपने कॉलेज बोलते हैं मेरी प्रॉक्सी मार देना भाई, मैं आऊंगा नहीं, मेरी प्रॉक्सी मार देना, तो मेरी सिग्नेचर करता है मेरी जगह पे, डमी। तो इस तरीके से तो इन लोग क्या किए, यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे इसको रख दिए कि रिक्वेस्ट आएगी चाहे ISX पे आए, यानी विंडोज वाली उस पे आए, चाहे अपाचे टॉमकैट पे आए, चाहे NGINX पे आए, किसी पे भी आए, कोई भी हो, बोले तुम इसको रिडायरेक्ट कर देना कैस्ट्रल वेब सर्वर पे। ये जो है वो कैस्ट्रल वेब सर्वर है। तो कैस्ट्रल वेब सर्वर बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है। तुम IIS पे करो, चाहे टॉमकैट पे, अपाचे टॉमकैट पे करो, चाहे NGINX पे करो, कहीं भी तुम डिप्लॉय करोगे, कहीं भी कुछ भी, लेकिन वो जाएगा कैस्ट्रल वेब सर्वर। कैस्ट्रल वेब सर्वर डॉटनेट कोर को क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाता है। तो इंटरव्यूअर अक्सर पूछता है कि कभी कभी ऐसे पूछता है, मेरे से हुआ ये बात कि लर्निंग मेट के अंदर कि क्या डिफरेंस है, तो मैं बोला कि ये ऐसा, ये ऐसा, तो मैं एक पॉइंट बोला कि ये विंडोज बेस्ड है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो उससे पूछा और क्या डिफरेंस है, तो मैं सारा डिफरेंस, तो उसने क्रॉस प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया। उसने बोला क्यों है क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो मैं उसको यही बोला कि कैस्ट्रल वेब सर्वर की वजह से ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बाकी जितने सर्वर है जैसे जो रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करते, वो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई बीच में, वो कैस्ट्रल वेब सर्वर को दे दिए, वो प्रोसेस करके देगा, समझे। तो ये लोग क्या है कि दिमाग चलाए, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर बीच में रख दिया और कुछ नहीं। प्रोसेस करने के लिए जो मेन सर्वर है वो ये ASP.NET को कैस्ट्रल वेब सर्वर, एप्लीकेशन हैंडल्स रिक्वेस्ट एंड जनरेट रिस्पॉन्स, समझे। तो यहाँ पे जो है पूरा जो है वो प्रोसेस होता है और फिर रिवर्स प्रॉक्सी को दे देता है, रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो अगेन ब्राउजर को दे देता है। तो डॉटनेट कोर को क्रॉस प्लेटफॉर्म कौन बनाता है? उसका कैस्ट्रल वेब सर्वर। इवन के अभी मुझको याद दिलाना, अभी जब मैं कोई भी व्यू रन करूंगा तो दिखा चुका लास्ट टाइम, फिर दिखा दूंगा। इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब में जाओगे, रिस्पॉन्स चेक करोगे तो वहाँ पे कैस्ट्रल लिखे रहेगा, वो सर्वर जो प्रोसेस करता है। समझ में आई बात? तो ये जो प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, कमांड नेम में अगर प्रोजेक्ट है ये दोनों, तो ये दोनों कैस्ट्रल वेब सर्वर पे रन हो रहे हैं। इसीलिए अभी देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसको रन किया सिंपल HTTPS, ये भी प्रोजेक्ट, HTTP भी प्रोजेक्ट, HTTPS भी प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोफाइल को चेक करो। तो अभी ये एक कैस्ट्रल विंडो ओपन हुआ है, यानी पहले कैस्ट्रल वेब सर्वर अप एंड रनिंग मोड में आया, उसके बाद तुम्हारी एप्लीकेशन रन हुई, समझे बात को। तो ये वो देखो यहाँ दिख रहा है, ये पोर्ट 52727029, देखो यहाँ 7091, ये सब क्या है, ये सब कॉन्फ़िगरेशंस है कैस्ट्रल वेब सर्वर के, तुम चेंज कर सकते हो, तुम जो चेंज करोगे वो पोर्ट नंबर यहाँ दिखेगा, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है वहाँ, समझे बात को। तो मैं यहाँ रन किया, अब मैं ये चीज को देखो बंद किया और IIS पे रन करूंगा, ये IIS एक्सप्रेस, ठीक है। अभी देखो कोई भी सर्वर नहीं दिख रहा है, कंसोल नहीं है, बराबर। रन हुआ, अब देखो कुछ दिख रहा है क्या? कोई कैस्ट्रल विंडो नहीं आया, वो बता रहा हूं मैं। मैं सीधा IIS एक्सप्रेस पे रन किया ना, समझे बात को।
वो बता रहा था मैं सीधा IIS एक्सप्रेस रन किया, इसलिए कोई कैस्ट्रल विंडो नहीं आया। तो कैस्ट्रल विंडो ये दो केस में तुमको दिखेगा कहाँ पे, जब ये कमांड नेम प्रोजेक्ट रहेगा। तो HTTP HTTPS दोनों का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट की वजह से कहाँ रन होगा, कैस्ट्रल विंडो पे। और IIS एक्सप्रेस है जो कमांड नेम IIS एक्सप्रेस, तो IIS एक्सप्रेस से तुमको कैस्ट्रल विंडो नहीं दिखेगा, सिंपल, तुम डायरेक्ट रन कर रहे हो। क्लियर? यहाँ आके पोर्ट नंबर चेंज कर दोगे तो वही पोर्ट पे चलेगा। अब यहाँ पे ASP.NET Core _ environment, तो मैं इन्वायरमेंट बताया था तुम लोग को। इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होता है, QA होता है, स्टेजिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। तो अब ये कोड क्लिक होने पे किस इन्वायरमेंट पे रन होना चाहिए, तो उसके लिए डिटेल में ASP.NET Core _ environment, जो इसकी वैल्यू रहेगी वो डिसाइड होगा कि किस इन्वायरमेंट में ये लॉन्च होना चाहिए। समझे बात को? अगर मैं यहाँ आगे चेंज कर दूं तो फिर प्रोडक्शन पे चलेगा। समझे बात को? तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे है, तो जो इसकी वैल्यू रहेगी वो हिसाब से इसकी वैल्यू फिक्स रखने का। क्यों? क्योंकि अपने पास मेथड वैसे ही है। program.cs के अंदर जब तुम लोग देखोगे, जहां पर वो चेक करके रन करता है, ये दिखा इस डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट क्या करता है, इसका जब तुम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, ये अब पढ़ो, चेक इफ द करंट होस्ट इन्वायरमेंट नेम इज environments.development। समझे? तो वो डेवलपमेंट को ही चेक करता है, इसलिए तुमको प्रॉपर वही लेना पड़ेगा, वो तो ये चेक वही करेगा। समझे बात को? वैसे अभी इसमें परेशान नहीं होना, जस्ट मैं बता रहा हूँ, तुमको फ्लो समझ में आना चाहिए कि कौन सी फाइल में क्या डिटेल अपनी लिखी हुई है। लॉन्च सेटिंग के नाम से समझ में आता है कि एप्लीकेशन लॉन्च होने के टाइम जो सेटिंग्स है वो यहाँ लिखी रहती है। समझ में आई बात? क्लियर है? यहाँ पे ना इस डेवलपमेंट, इस प्रोडक्शन, इस स्टेजिंग, 3 है बताया था कल, दिखा दूँ दोबारा। इस डेवलपमेंट, इस इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट है कि नहीं इसका, तो 2 इन्वायरमेंट को चेक करेगा वो, इस प्रोडक्शन, इस स्टेजिंग। समझे बात को? क्लियर है? अगर कोई तुम नया इन्वायरमेंट बना दिए QA जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस इन्वायरमेंट को लगोगे। ये वाला इन्वायरमेंट मैं लिख दिया फैसल इन्वायरमेंट, तो कैसे चेक करूंगा? तो इस इन्वायरमेंट यूज कर सकता हूं ना मैं। तो कंपेयर्स द करंट होस्ट इन्वायरमेंट नेम अगेंस्ट द स्पेसिफाइड वैल्यू। समझे? मैं चेक करूंगा फैसल इन्वायरमेंट है कि नहीं, ये रहेगा तो ऐसा करना। समझे? क्लियर है? लेकिन 3 जो स्टैंडर्ड है वो यही है, डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कुछ तुम लोग को ऐसा दिख रहा है क्या नवा? मेरा सभी हो गया। ऑल टैब्स, ठीक है। हाँ, लॉन्ग सेटिंग बताने का रह गया। बूटस्ट्रैप आइकन, बूटस्ट्रैप थीम, ठीक है। कंट्रोलर बनाने का टाइम आ गया। डेटाबेस तो बन चुका है, टेबल भी बन चुका है, रिकॉर्ड भी पॉपुलेट हो चुका है, सीड हो चुका है। तो कंट्रोलर ऐड करते हैं, ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर सफिक्स एज इट इज रहेगा। विलास या विला कुछ भी ले लो, मैं विला जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आदत ना पड़े कोई एक चीज़ की। अननेसेसरी नेम स्पेस निकाल दो, है भी नहीं। चलो, तो ये हो गया। ये इंडेक्स एक्शन मेथड है, इस पर मुझको ला के लिस्ट दिखाने का है। तो लिस्ट कहाँ से आएगी? वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट, यानी मेरे इमेजिनरी डेटाबेस, वो है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। तो मैं लिखा प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट या DB। कुछ लोग DB भी लिखते हैं, तो प्राइड एप्लीकेशन में अपने क्या किए थे, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ DB लिख दो। कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो
ला के देगा इसका ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी, जिसको मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे इससे। अब मुझको एक्सेस मिल गया, बराबर है। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कौन बना के लाके देगा? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है? program.cs के अंदर बोल के रखेगी इसका, उसको जब भी ऑब्जेक्ट लगेगा ला के दे देना। तो मैं यहाँ पे आया, मैं बोला कि where villa list equal to underscore db dot villas dot to list। तो टू लिस्ट जैसे ही किया फौरन वो क्या करेगा? ले क्या, देखो तुम लोग एक चीज बताता हूँ। नाम कर दो क्वेरी। अब मैं जो भी रिजल्ट इक्वल टू क्वेरी डॉट टू लिस्ट। अब ये दो लाइन का फर्क तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। टू लिस्ट लिखो तब भी रिजल्ट आता है, टू लिस्ट नहीं लिखो तब भी रिजल्ट आ जाता है। ये मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था ये वाले इंटरव्यू में, एक्सीलियर में जब मैं लगा था तो ये क्वेश्चन पूछा था उसने। मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ और इसको रन करता हूँ। क्या है अपना? विला स्लैश इंडेक्स, ये आ गया डिबग पॉइंट। अच्छा लेकिन जो दिखाने का तो कैस्ट्रल विंडो पे दिखाना है। 1 सेकेंड, HTTPS या HTTP दोनों में से किस पर करते? IIS एक्सप्रेस पे रन करूँगा तो कैस्ट्रल विंडो ही नहीं आएगा। कैस्ट्रल विंडो पे तो सीन दिखाना है जो है। विला स्लैश इंडेक्स, ठीक है। अब कैस्ट्रल विंडो देखो, कैस्ट्रल विंडो पे अभी ये 1 2 3 4 5 लाइंस है, मतलब ये लॉगिंग के कमांड्स है, इसको आगे अपने को पढ़ना है। ये कैसे आता है अपने भी अपना बना सकते हैं। तो ये 5 लाइन है, अभी तक कोई क्वेरी बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। क्वेरी कब एग्जीक्यूट होती है? जब मैं डेटा लेके आता हूँ तो इंटरनली सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, एस्ट्रिक की जगह पे पूरे कॉलम नेम वो लेके आता है, मतलब टेबल लेके आता है। अभी देखो ये लाइन लिखो तो भी एग्जीक्यूट हो, तुमको रिजल्ट सही आता है। टू लिस्ट लिखो तब भी रिजल्ट सही आता है। अब फर्क समझो, मैं F10 किया, आगे बढ़ा, तो देखो इसके अंदर क्या आया, देखो ये पूरी क्वेरी की डिटेल आएगी लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, कोई रिजल्ट नहीं आया है। इंश्योर करो, यहाँ पे दिखा है 5 ही लाइन है, ये 5 ही लाइन है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूं मैं F10, देखो चला सेलेक्ट कमांड, यहां से देखो। तो जब तुम डीबी सेट को खाली एक्सेस करते हो ना तो क्वेरी बनती है, जैसे ही उसके ऊपर टू लिस्ट चलाते हो तो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। कभी कभी हमको क्वेरी बनाना होता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करना होता इमीडिएटली, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डीबी सेट को एक्सेस करते हैं, उस पर टू लिस्ट कॉल नहीं करते, उसको बोलते हैं डिफर्ड एग्जीक्यूशन। जब तुम टू लिस्ट नहीं कॉल किए तो क्या बोलेंगे इसको? डिफर्ड एग्जीक्यूशन, बाद में एग्जीक्यूशन होगा। और अगर तुम टू लिस्ट कॉल कर दिए इसको बोलते हैं इमीडिएट एग्जीक्यूशन। यही मुझसे पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एग्जीक्यूशन एंड डिफर्ड एग्जीक्यूशन। यही आंसर दिया था मुझसे और यही करेक्ट आंसर है। समझे बात को? ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना क्या डिफरेंस है उसका, कि कोई भी डीबी सेट को एक्सेस करोगे ना तुम तो क्वेरी बनाएगा और जैसे उस पर टू लिस्ट कॉल करोगे तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्वेरी का डेटा था और यहाँ पे सीधा देखो उसने रिजल्ट लाया। तीन रिकॉर्ड है अपने पास, वो तीनों रिकॉर्ड लेके आ गया और ऑब्जेक्ट बना दिया, हर रिकॉर्ड का एक ऑब्जेक्ट। समझे बात को? दिख रहा है ये अपना ही डेटा है ना, समझे बात को? तो अब ये व्यू पे रिटर्न कर सकते। तो
तो इसी को हम एक लाइन में लिख देते हैं और कुछ नहीं। मैं तुम लोग को समझाने के लिए क्या किया, पहले क्वेरी बनाया और एक क्वेरी नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर किया और यहाँ तुम लोग को रोक के दिखाया। फिर वही क्वेरी नाम के वेरिएबल पे टू लिस्ट मारा तो रिजल्ट निकल आया, वो रिजल्ट में स्टोर कर दिया। अब इसी को मल्टीपल वेरिएबल की जगह पे एक ही लाइन में करेंगे। मैं यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ विला या विला लिस्ट और यहाँ पे टू लिस्ट। समझे बात को? और थोड़ा सा अच्छे से करना है तो यहाँ आओ, इसको सीधा यहाँ दे दो। ठीक है, हो गया ना एक लाइन में। ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, लिस्ट लेके आएगा, इसको लिस्ट ही चाहिए, लिस्ट दे दिया। जहाँ पे कोड लिखा वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अननेसेसरी एक वेरिएबल में स्टोर करके अभी मैं कर रहा था, डायरेक्ट कर दिया। जैसे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्ट यूज सीक्वल सर्वर को भी दे सकते हैं, या तो कनेक्शन स्ट्रिंग फेच करो एक वेरिएबल में आओ दे दो। तो जैसा यूज केस है वो हिसाब से कर लेगा, कोई मसला नहीं। क्लियर? अब यहाँ तुमको व्यू बनाना है दिखने के लिए कि कैसा डेटा दिखना चाहिए। ये इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे आया ऐड व्यू, इंडेक्स ही नाम रहने दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो डेटा दिखेगा। अब तुम वहां से क्या भेज रहे हो, ये क्या है, लिस्ट ऑफ विलास। तो यहाँ पे उसी से तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड व्यू। तो मैं यहाँ पे लिखा मॉडल। अब मुझको लिस्ट से बाइंड करना है, तो सबसे टॉप का कलेक्शन क्या है, आई इन्यूमरेबल, उससे ही बाइंड कर दो, सिंपल। तो मैं लिखा लिस्ट के बजाय आई इन्यूमरेबल। मैं यहाँ पे लिख दिया विला। यहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया, अरे प्रोजेक्ट ही यहाँ पे नहीं है वो। ये देखो वहाँ प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी में प्रोजेक्ट नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डोमेन वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। और रेफरेंस ऐड नहीं करना है तो भी अपने पास एक है कलाकारी, रेफरेंस ऐड नहीं करना है मेरे को प्रोजेक्ट का, तो मैं प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट करूंगा बताना, पूरी नेम स्पेस लिख दूंगा। देखो पहले वैसे करते फिर वैसे करेंगे। नाम क्या है, ई विला बुकिंग ऐप डोमेन बराबर, प्रोजेक्ट का नाम अपने यही है ना। मैं लिखा ई विला बुकिंग डॉट डोमेन डॉट एंटिटीज डॉट विला। पहुंच गए ना वहां तक, समझे बात को? क्या इतना पूरा उठा के ऊपर यूजिंग स्टेटमेंट में लिख दो, मतलब तरीका मल्टीपल बताने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब उसको पता है विला कहाँ से आया, ऊपर से आया विला, समझे बात को? क्लियर है? मैं रेफरेंस ऐड नहीं किया, कर दूंगा बाद में। तो अब जो वहां से डेटा आ रहा है वो ये व्यू एक्सपेक्ट करेगा आई इन्यूमरेबल ऑफ विला, यानी लिस्ट ऑफ विला। तो वहां से मैं भेज भी रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा। तो यहाँ रिसीव करने के लिए कैपिटल एम से मॉडल जो होता है उसमें रिसीव होता है बराबर, चाहे लिस्ट सिंगल ऑब्जेक्ट है चाहे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो वो सही से दिखने के लिए टेबल बना लेते। तो टेबल एक कार्ड पहले बना दे, और कार्ड हेडर कार्ड बॉडी चले डेव, एक क्लास एक रो क्लास। जब बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है, समझो बूटस्ट्रैप का ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। बूटस्ट्रैप जो है ना वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक डिव बनाना है, एक सेक्शन बनाना है, तो वो सेक्शन मेरे स्क्रीन पे कितनी जगह लेगा, कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है पता है? सबसे पहले तुम एक डिव लो, उसको एक रो दे दो, तो बोलेगा ठीक है मैं पूरी स्क्रीन ले लिया। अब उसके अंदर तुम एक डिव बनाओ। अब तुमको यह बताना है कि ये डिव
कितनी जगह लेगा। एक रो मतलब पूरी स्क्रीन हो गई, बराबर। अब उसको ये बोलता है मैं 12 कॉलम्स में इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसको 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूं पूरी स्क्रीन को। जितना तुमको चाहिए उतना कॉलम मेरे को बताओ। समझे बात को? जितनी जगह चाहिए। अगर मुझको आधी स्क्रीन चाहिए पूरी, तो मैं क्या करूंगा? 6 कॉलम बता दूंगा। पूरी स्क्रीन चाहिए, 12 कॉलम बता दूंगा। समझे बात को? पाव हिस्सा चाहिए 1/4, तो क्या करूंगा? 3 बता दूंगा। समझे बात को? तो पूरी स्क्रीन को 12 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड कर देता है। जितनी जगह तुमको चाहिए वो इस हिसाब से बताओ, वो इस हिसाब से ले लेगा। समझे बात को? लेकिन उससे पहले तुमको क्या करना होता है? रो बताना पड़ता है। समझे बात को? तो एक डिव बनाओ, उसको क्लास दो रो, तो एक इमेजिनरी रो बन गई। अब इस रो को 12 कॉलम में इमेजिनरी डिवाइड कर दिया है इक्वल कॉलम में। अब तुमको जितनी चाहिए उतनी बताओ। तो मैं यहां पे बोल दिया, अगेन क्लास दिया, मौला मुझको कॉलम चाहिए 6। समझे बात को? क्लियर हुआ? बूटस्ट्रैप का ग्रिड यही है। तो यहां पर मैं इसको दे देता हूं कार्ड। अब कार्ड के अंदर होता है कार्ड हेडर और कार्ड बॉडी। मैं एक लिया, उसको दे दिया कार्ड हेडर। डिजाइनिंग के पास पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना, फंक्शनैलिटी समझना चाहिए। कार्ड बॉडी, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। अब कार्ड बॉडी के अंदर मैं मेरा पूरा टेबल दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और मैं लिख दिया, इसको लगे तो ना अभी के लिए, ये तुम लोग खाली समझाने का था ना, ये हो गया। मैं यहाँ पे अगर ले लिया W विद 100%, कार्ड पूरी विद ले लेगा, उसके अंदर पूरा कार्ड हेडर कार्ड बॉडी आएगा। तो बॉडी के अंदर यहाँ मैं पहले एटलीस्ट एक डिव बना के लिख देता हूँ विला लिस्ट। तो विला लिस्ट कार्ड के हेडर में आएगा और कार्ड की बॉडी में अपने को पूरा टेबल दिखना चाहिए। तो टेबल के लिए अपने पास पहले से है टी हेड। टी हेड के अंदर सबसे पहले बनेगा, एक रो बनाना है ना हेडिंग के लिए, फिर टी एच। अब टी एच अपने पास विला विला में आओ, नेम दिखाना है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वो अपने रखते, और डिलीट वगैरह करने के लिए एक कॉलम बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे आया, नेम डिस्क्रिप्शन और क्या था, नेम प्राइस स्क्वायर फीट ऑक्यूपेंसी, प्राइस स्क्वायर फीट ऑक्यूपेंसी, इमेज URL और एक्शन बटन। ठीक है, ये मैं इसको सेव किया। अब मुझको बनाना है टी बॉडी, इसके अंदर भी TR बनेगा, लेकिन मेरे को TR कितना बनाना है? जितने रिकॉर्ड आएंगे। और मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? फॉर ईच चलाऊंगा। फॉर ईच तभी तक चलता है जब तक लास्ट एलिमेंट ना आ जाए लिस्ट का। तो मैं यहाँ पे रेजर सिंटेक्स को यूज करूंगा जब भी तुमको यहाँ पर, कहाँ पर, रेजर व्यू के ऊपर, यदि CSHTML पे अगर C# लिखना है तो तुमको एड्रेस लिखना पड़ता है। मैं लिखा फॉर ईच के ब्लॉक के अंदर मैं TR जनरेट करूंगा। तो मैं लिखा TR, और हर TR में रहेगा एक TD, बराबर है। तो मैं यहाँ पे मेरे को मिलेगा, जो भी मिलेगा वो मॉडल के अंदर मिलेगा। मॉडल में से आएगा एक एक सिंगल विला, बराबर है।
मॉडल में से एक विला इसमें आएगा, तो अब विला का मैं विला डॉट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्क्वायर फीट, और क्या है, ऑक्यूपेंसी और इमेज यूआरएल। ठीक है, तो डेटा अपने यहाँ पे दिखा देंगे। अब टेबल जो बहुत गंदा दिखेगा, उसके लिए टेबल को क्लास दे दो बूटस्ट्रैप की। पहली क्लास है टेबल, टेबल होवर करने पे दिखना चाहिए, टेबल होवर, तब होवर करोगे तो इफेक्ट दिखेगा तुमको, टेबल होवर। और टेबल स्ट्राइप्ड कैसा होगा, एक कॉलम लाइट एक ग्रे, एक लाइट एक ग्रे, ऑटोमेटिकली तुमको दिखेगा। इसको सेव करो और प्रोजेक्ट को रन करो। डिजाइनिंग का गेट बूटस्ट्रैप खोलने का, चेक करने का, कॉपी पेस्ट, जो क्लासेस जैसी तुमको मन पसंद लग रही है कॉपी करके पेस्ट करने का। जरूरी नहीं है जैसा मैं डिजाइन बना रहा हूँ या वैसे ही। यहाँ पे आके ना एक नेविगेशन दे दो। अब ये सा डिफॉल्ट राउट तुम लोग को सेट करनी पड़ेगी ना, तो क्या करो, ये जो होम है, प्राइवेसी है ना, वहाँ पे विला करके एक बना दो। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये अंडरस्कोर लेआउट, अंडरस्कोर लेआउट पे ये एल आया देखो, होम और प्राइवेसी ना, तो सेम कॉपी करो उसको, यहीं पे पेस्ट कर दो। एरिया की ज़रूरत नहीं है, एरिया पड़ी नहीं है अभी, हटा दो, कोई मसला नहीं है। कहाँ किसको हिट करना चाहिए, विला को और उसके इंडेक्स को, विला लिस्ट या विलास, विलास ना, डेंजर आती है, हर जगह आ गया। अब इसके क्लिक पे लिस्ट आ जाना चाहिए आइडियली। डिबग पॉइंट तो नहीं लगा है ना, आ गई, एटलीस्ट लिस्ट आ गई, समझे, टेबल भी आ गया है और लिस्ट भी अपनी आ गई है। तो अपने इसको थोड़ा सा ढंग का कर सकते हैं, कैसे, थोड़ी देर के लिए एक्शन बटन हटा दो, अब इसका काम नहीं है, जब लगेगा तब ऐड कर देंगे। थोड़ा सा वो बैलेंस्ड हो जाएगा। हॉट रिलोड मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं, अब देखो आएगा। ऑटो हॉट रिलोड चल नहीं रहा है, तो चेक दी ठीक है। तो इमेज यूआरएल भी अपने को थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाना है, वरना फिर तुमको इमेज टैग यहाँ पे डाल के दिखाना पड़ेगा। तो इमेज यूआरएल भी निकाल दो, कोई मसला नहीं है। अभी इमेज अपने ऐड ही नहीं की है। परेशानी हो रही है नहीं नहीं, अभी इमेज यूआरएल गायब तो होना चाहिए, जैसे यहाँ से निकाला नीचे से तो गायब होना चाहिए एटलीस्ट। एक सेकंड, ये मैं सेव किया, अब ये इम्पैक्ट वहाँ दिखना चाहिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तू कुछ बोल रहा है यार, मैं समझा इस पे तू कुछ मेरे को राय दे रहा है, तो मैं समझने लगा कुछ सॉल्यूशन बता रहे हो। ये ना मेरा हॉट रिलोड पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। अच्छा, लेकिन होना नहीं चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव किया सब।
ऐसे तो सुबह हो जाएगा। सीएसएस के चेंजेस कंटिन्यू करके देखना पड़ते हैं ना। कोई याद भी नहीं दिलाया था, माइक ऊपर था। आवाज जाएगी, सेम जाएगी आवाज। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ढंग का करने के लिए इसको अगर मैं H2 कर देता हूँ, यार ये बहुत बहुत गलत टाइम पे बहुत गलत चीज़ हो गई है अपने साथ। वो भी एकदम डिज़ाइनिंग के टाइम पे हुई है। रॉयल प्रीमियम मिला, और इसको मैं कर देता हूँ जो अपना ये है, जो हेडिंग है, या फिर ये जो विला लिस्ट है, ये कहाँ से आ रहा है? ये कार्ड के हेडर से आ रहा है। देखो विला लिस्ट है, तो मैं एक साथ करता हूँ। चलो, तो मैं कार्ड के हेडर पे आया और इसका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल सक्सेस कर दिया, और साथ में यूज़ कर दिया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या? ये दो कलर को मिक्स करके थोड़ा सा ऐसा शेडो टाइप का दिखाता है, वरना ग्रीन प्रॉपर ग्रीन दिखा देगा, तो और ग्रेडियंट करोगे तो थोड़ा सा ऐसा शाइनिंग वाइनिंग दिखाएगा। तो ये ग्रेडियंट कर दिया, ठीक है। और इसको टेक्स्ट सेंटर कर दिया, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा सेट। फिर और यहाँ पर टेबल को दे दो टेबल बॉर्डर्ड, समझे? बल्कि यहाँ पर भी अगर बॉर्डर दे दो तो ओवरऑल को भी बॉर्डर देगा। चलो, ये हो गया, एटलीस्ट चल गया अपना, ये हो गया। फिर इसके बाद इसको पैडिंग दे दो, पता नहीं ले रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। मार्जिन अगर मैं 3 दिया, सेव किया, हाँ ले लिया मार्जिन, ठीक है। तो ये अपना टेबल हो गया, टेबल टेबल होवर टेबल स्ट्राइप्ड टेबल बॉर्डर। अब जो हेडर है उसको बीजी, हाँ ले रहा है मतलब वो, चलो ठीक है। मतलब इतना डेटा अपने को यहाँ पर दिखने लग गया। अब टेबल के ऊपर ही जस्ट एक बटन बना दो कि अगर रिकॉर्ड ऐड करने का रहेगा तो रिकॉर्ड ऐड करने वाले एक्शन मेथड पे जाए। तो मैं यहाँ पे एक डिव लिया और एक लिंक बनाना पड़ेगा जो रिडायरेक्ट करेगी क्रिएट के, जो विला के क्रिएट पे, और उसका नाम रहेगा ऐड न्यू विला, ठीक है। और ये दिखना चाहिए बटन की तरह। तो बूटस्ट्रैप की मैं क्लास ऐड कर दिया btn या डेंजर जो भी है। तो ये बटन ऐड हो गई, ठीक है। इसको अगर मैं ऑफसेट मारूंगा और इसको एंड पे करना है तो टेक्स्ट एंड, हाँ ठीक है। और ये एकदम चिपक गए ना इससे, इसको थोड़ा सा
हाँ, गैप आ गया। तो ये अपना टेबल कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब इसके क्लिक पर मुझको ऐड करना है। अब यहाँ पे आइकन भी तुम लोग डाल सकते हो, गेट बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं ना, 5 के आइकन्स। तो बूटस्ट्रैप आइकन्स, यहाँ आओ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इंस्टॉल पे क्लिक करो, तो नीचे जाएगा, बोलेगा इंस्टॉल कर लो। तो ये सारी अपने को फाइल चाहिए ना, तो इसको लिंक टैग को कॉपी किया, कहाँ पेस्ट करूँगा, लेआउट के अंदर, यहाँ ऊपर आया, बूटस्ट्रैप, हाँ यहाँ कर दो ताकि समझ में आए बूटस्ट्रैप के कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ हैं। इसको सेव किया, ये आइकन इंटीग्रेट हो गया। अब ये सारे आइकन को तुम यूज़ कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए प्लस की लगता है ना, तो यहाँ पे आओ, मैं लिखा प्लस, ये लाया। ऐड करने के लिए ये सब रहता है ना, ये उठा लो, चलो प्लस सर्कल। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो बोलेगा ये टैग लिखो, तो रेंडर हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक किया, कॉपी हो गया। अब कहाँ रेंडर करना है, यहाँ पर, ये ऐसे कर दो ताकि तुम समझ में आए। अभी ऐड न्यू विला से पहले मुझको दिखना चाहिए ना, मैं यहीं आके पेस्ट कर दिया, इसको किया सेव, और इस पर आया, ये देखो दिख रहा है प्लस आइकन। तुम लोग खुद से चेंज भी कर सकते हो। ऐसे एक फील्ड भी होता है इसमें, फील्ड प्लस, ये देखो दिख रहा है। यहाँ पे आओ, उसको रिप्लेस कर दो इससे, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आया, ये आई टैग है ना, इसको निकालो और ये वाला कर दो, सेव, आ गया। अब इसके क्लिक पे विलास के क्रिएट वाला एक्शन मेथड हिट होना चाहिए, तो फॉर्म आएगा। अब इसको बंद करो और कंट्रोलर में आओ, फॉर्म बनाना अरे वो बनाना पड़ेगा ना, एक्शन मेथड। तो ये लिस्ट का काम हो गया है इसको। अच्छा, जब बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं और तुमको उसको कोलैप्स करने का रहता है, तो राइट क्लिक करने का, आउटलाइन और कोलैप्स टू डेफिनेशन या कंट्रोल एमओ, बहुत सारी फाइल और कंट्रोल एमओ दबाओगे तो डायरेक्ट कोलैप्स कर देगा, सिर्फ तुमको मेथड का नाम दिखेगा। समझे बात को। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एमओ, तब देखो कंस्ट्रक्टर कोलैप्स हो गया, मेथड कोलैप्स हो गया। अब यहाँ आके मैं अपना सुकून से पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट, ये जो है वो फॉर्म रिटर्न करेगा, वो बना लेते हैं। ऐड व्यू, रेजर व्यू, नाम क्रिएट ही रख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिखेगा। ऊपर वाला डिज़ाइन यहीं से उठा लो, इंडेक्स से, टेबल की जगह पे खाली फॉर्म कर देने का। मैं पूरा कॉपी किया, यहाँ पे आया, कंट्रोल वी। अब टेबल तो नहीं दिखाना है ना, तो टेबल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, तो टेबल जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ तक का निकाल दो, समझे। और यहाँ पे विला लिस्ट की जगह पे क्रिएट न्यू विला, फॉर्म पे लिख के आना चाहिए ऊपर, ठीक है। और एक बटन होनी चाहिए, वो बटन अगर तुम ऐड करते करते तुमको कैंसिल करना है, तो एक बटन होनी चाहिए, तो बटन ये यूज़ कर लेना तुम लोग। सेम चीज़ मैं यहाँ पर उठाता हूँ, इसको निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये डिव निकाल दिया, जस्ट कार्ड बॉडी बची है मेरे पास, ठीक है। तब कार्ड बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, फॉर्म बनाऊँगा, ऐड करने का फॉर्म। ये फॉर्म बन गया। ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो किस पे जाएगा, क्रिएट पे, बराबर। और
एक्शन कंट्रोलर, कंट्रोलर हो गया, विला मेथड पोस्ट, ये फॉर्म कहाँ जाएगा वो क्लियर हो गया। अब तुमको उतने इनपुट बताना है जितनी वैल्यू तुमको डेटाबेस में भेजना है। जिस तरीके से कंसोल और रीड लाइन था वो इनपुट लेता था, HTML के अंदर भी इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग्स है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लेके आना है, कोई नंबर लेके आना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, कोई डेट लेके आना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, बताया हूँ HTML के अंदर, वही करना है तुमको। तो सामने सामने ना आया, वो एक के बाद एक आया, इसलिए एक डिफ के अंदर उसको रैप कर दिया और उस डिफ को मैं पैडिंग दे देता हूं। और पैडिंग के लिए ना बूटस्ट्रैप 5 में PS लिखोगे तो स्टार्ट में पैडिंग लगेगी, PE लिखोगे ऐसे P तो ये एंड में लगेगी, PS लिखोगे तो स्टार्ट में लगेगी, समझे? तो स्टार्ट और एंड हो गया, ये बॉटम, ये टॉप, और इसमें एक और है PX, ये एक्सिस पे लगे, मतलब पूरे दोनों साइड पे लगेगी ऐसे, लेकिन जिसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली। और PY लिखोगे तो वर्टिकली लगेगी, समझे बात को? मतलब टॉप बॉटम एक साथ लगेगी PY से, और PX से स्टार्ट एंड दोनों साइड लगेगी, समझे बात को? और खाली स्पेसिफिक एक साइड देना है तो तुम्हारे पास स्टार्ट के लिए S है, एंड के लिए E है, और बॉटम के लिए PB है, और टॉप के लिए PT है। क्लियर? तो मुझको ऊपर साइड चाहिए ना, मतलब हर इनपुट टेक्स्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा गैप रखना चाहिए इंटरनली। अब इसके अंदर मैं डिफ बनाता हूं और इनपुट लिखता हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं? तो मैं लिख रहा हूं ASP फॉर नेम। यहाँ नेम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं स्ट्रांगली टाइप्ड उसको नहीं बनाया हूं। तो मैं यहां पे आऊंगा, @model, और फुल नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐड नहीं किया हूं। फुल नेम है उसका E विला डोमेन डॉट एंटिटीज डॉट विला। तो अब यहाँ पे कहाँ है, ये आ गया, देखो आया नेम, ठीक है। और इसमें पेरेंट को क्लास देने का फॉर्म ग्रुप और इनपुट टैग को देने का फॉर्म कंट्रोल। तो पेरेंट डिफ क्या है? इनपुट का ये वाला है, तो इसको दे दो फॉर्म ग्रुप या फॉर्म फ्लोटिंग। फॉर्म फ्लोटिंग और अच्छा डिजाइन करता है, फॉर्म फ्लोट करो, फॉर्म फ्लोटिंग। और इनपुट टैग को दे दो क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको एटलीस्ट इतना करके चेक करते क्या बना। तो हमेशा याद रखना, पहले एक ही इनपुट टैग को डिजाइन करने का, बाकी सबको कॉपी करना होता है ना, तो पूरे को सब जगह तो चेंजेस नहीं करने पड़ते। एक बना लेने का, नेम के लिए बना लिया, उसको खाली कॉपी पेस्ट करो और ASP4 के अंदर चेंज करते जाओ जो प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है, ये ऐड न्यू विला कहाँ जा रहा है? विला के क्रिएट पे, ठीक है। विला के क्रिएट पे गया, फॉर्म आ गया अपना, ठीक है। इसमें लेबल दे दो, मैं यहाँ पे आया, लेबल। अब लेबल में जो भी लेबल टैग के बीच में लिखूंगा ना, वो वहाँ पे तुमको शो होने लगेगा। लेकिन यहाँ ना डॉटेड कोर के अंदर इसके लिए भी एक अच्छा है कि ASP4 लिख के तुम जो प्रॉपर्टी से इसको बाइंड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ ला के रेंडर कर देगा नेम, तुमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, समझे बात को? तो हम ASP4 से उसको कनेक्ट कर दिया और सेव किया इसको, देखो आया खूबसूरत सा ऊपर दिख रहा है। तुम ये लिखो ऐसा मस्त। इसका एक और तरीका है, यहाँ ना प्लेस होल्डर अगर तुम दे दिए इनपुट टाइप के अंदर तो एक अच्छा इफेक्ट लाता है वो। प्लेस होल्डर कुछ भी मत लिखो, खाली सेव किया। अब देखो मैं क्लिक करूंगा तो इस नेम को देखो, ये अपना देखते हैं ना वेबसाइट वगैरह पे, ये चीज़ ये अभी नॉर्मल है। मैं इसको क्लिक किया, ऐसा गया ऊपर,
है ना, ये अपने देखते ही अक्सर जगह पे है, बस है डिज़ाइन ये, चला देते चलो इसको। तो पहले ये हो गया, ये फॉर्म फ्लोटिंग की वजह से होता है, वो फॉर्म फ्लोटिंग डाल देने का अच्छा है। अब जितना है उतना कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये सब बनने के बाद ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए ना, तो सबमिट बटन बनेगी, क्लास। ठीक है, अब सबमिट बटन तो मतलब इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू सेफ, और ये दिखना चाहिए बटन जैसी सक्सेस। ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू और ये हो गया। ठीक है, और अगर किसी को फॉर्म भरते भरते नहीं भरना है तो कैंसिल के लिए भी बटन होना चाहिए, वापस जाना है मुझको, वापस लिस्ट पे जाना है, ग्रिड पे जाना है, तो उसी के नीचे एक और बटन बना दो, तो वो बटन नहीं रहेगी, वो लिस्ट, वो एंकर टैग रहेगा, क्योंकि बटन तो सबमिट करने के लिए यूज होती है ना। तुमको क्या करना है, तुमको वापस बैक टू लिस्ट जाना है, तो तुमको बताना पड़ेगा कंट्रोलर का एक्शन मेथड ताकि वो हिट और लिस्ट पे चला जाए। तो मैं यहां पे आया और लिख दिया कैंसल, और मैं बोला कैंसल पे जैसे ही क्लिक होगा तो इंडेक्स पे चले आना और वो रहेगा विला कंट्रोलर के अंदर, समझे बात को। और अगर तुम लोग यहाँ पे विला कंट्रोलर का नाम नहीं भी देते हो तो ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा, डिफॉल्ट राउट भी है, और जिस पेज के अंदर है वो जिसका कंट्रोलर है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसका उठा। व्यू किसका कंट्रोलर है, अरे विला कंट्रोलर का ही व्यू है ना, विला कंट्रोलर के एक्शन मेथड का ही है ना, तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, नहीं भी लिखोगे तो। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन करने का, अपने को तो पता होना चाहिए ना। अब फॉर्म को थोड़ा सा बैलेंस कर लो और सर करेक्ट कर लो। जो नेम था तो एसपी नेम, अब यहाँ पे ये है फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे मैं आया डिस्क्रिप्शन बराबर, उसके बाद प्राइस, प्राइस, उसके बाद क्या है ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी, अच्छा स्क्वायर फीट ऊपर था, चलो नीचे आ गया चलेगा, स्क्वायर फीट। ठीक है, सेफ, आ गया अपना फॉर्म, है ना। अच्छा, कोई छूटा गया अपने से, इमेज यूआरएल रह गई ना, इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल कर दो और इसको ऊपर कर दो, दो है ना, डबल है नेम, और यहाँ पे इसको नहीं है, इसको क्या गड़बड़ हो गई, स्क्वायर फीट नीचे रखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ हो गया, और फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से है, रुक जा, कंट्रोल टी विला, तो नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस, तो नेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, फिर स्क्वायर फीट है ना, स्क्वायर फीट,
ऑक्यूपेंसी सही है, बचा है इमेज यूआरएल ना, तो इमेज यूआरएल ये सेफ, चलो आ गया ना, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस और सब में सही है। किसकी? आ रहा हूँ, ये बैलेंस हो गया ना। अब सेफ और कैंसल को थोड़ा सा सही कर देते, यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। फॉर्म बैलेंस अब लग रहा है थोड़ा, नहीं तो भलता लग रहा था एकदम। तो ये सेफ पे सबमिट होगा, कैंसल पे ये होएगा, ये लिस्ट हो गई, ठीक है। ये इसको भी थोड़ा लेआउट में जाके सही कर देते, कहाँ है अपना कंट्रोल टी अंडरस्कोर लेआउट, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। एंकर टैग यहाँ कंप्लीट हुआ है ना बराबर। ठीक है, ई विला बुकिंग ऐप, होम, प्राइवेसी, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ क्रिएट पे, नेम है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन के लिए सही है, प्राइस के लिए कहाँ गया, इसको मैं नंबर कर देता हूँ, नहीं अभी नंबर नहीं करता हूँ, अभी रहने दो ऐसे ही, वैलिडेशन में अपने करेंगे उसको सही। और ये क्या है अपना, स्क्वायर फीट चलने दो इसको ऐसे ही, और ऑक्यूपेंसी चलेगा, इमेज यूआरएल चलेगा, स्ट्रिंग में ही जाएगा, और ये बटन। चलो फॉर्म अपना हो गया एटलीस्ट, समझे बात को। अब ये फॉर्म सबमिट होगा तो प्रॉपर कहाँ पे जाएगा, खाली चेक कर लो सही लिखे है कि नहीं। फॉर्म सबमिट होगा विला के क्रिएट पर, ठीक है। तो विला कंट्रोलर पे आया और इसका क्रिएट बनाओ, और ये रहेगा HTTP पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पे आया तो क्या आएगा, वो आएगा विला का ऑब्जेक्ट, और कौन लाके देगा, कैसे आएगा यहाँ पे, मॉडल वाइंडर। तो मॉडल वाइंडर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ला के देगा, और तुमको उसकी स्टेट को पहले चेक करना है, यानी मॉडल स्टेट यानी वैलिडेशन सही है कि नहीं। तो एटलीस्ट पहले मैं उसको जस्ट रिकॉर्ड को सिंपली ऐड विला और फिर सेव चेंजेस, और फिर उसके बाद रिडायरेक्ट टू एक्शन, नेम ऑफ इंडेक्स, समझे बात को। ये अब इसको बंद करके चालू करो, पहले एक सिंपल सा रिकॉर्ड ऐड हो जाए, उसके बाद अपने चेक करेंगे आगे काम कैसा चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप पूरा एक साथ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, यहाँ पे आके मैं डिबग पॉइंट लगाया। अब मैं सबके लिए 111 भेज रहा हूँ, सेव किया, डिबग पॉइंट हिट हुआ, आ गया सबका डेटा। देखो सबका सिवाय ये दो के, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, ये दो नलेबल फील्ड है तो मैं वहाँ से भेज भी नहीं रहा हूँ, ये अपने को दिखाना नहीं है। क्रिएटेड डेट
और अपडेटेड डेट, ये किसके लिए होती है? ये डेवलपर के लिए होती है। ये ऑडिट फील्ड्स है, ये यूजर को थोड़ी दिखाना है कि रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ हो, तो सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से अपने को है ना, इसलिए वो यूजर से नहीं लेंगे। यूजर जब रिकॉर्ड ऐड करेगा तो यहां पर ये लाइन जैसे रिकॉर्ड ऐड होगा ना, मैं रिकॉर्ड ऐड करने से पहले उसके ऑब्जेक्ट में डेट टाइम डॉट नाउ फिल कर दूंगा। तो रिकॉर्ड जैसे ऐड होगा तो करंट डेट टाइम भी ऐड हो गई, तो अपने को पता चल जाएगा रिकॉर्ड ऐड भी हो गया और उसकी डेट भी फिक्स हो गई, डेट टाइम अपने को मिल गया। लेकिन ये अपने आगे का काम है, समझे, इसलिए मैं उसको अभी नलेबल बनाया था, तो वो नल ही जाने दो उसको, वरना वो एक साथ ज़्यादा हो जाएगा, समझेगा नहीं फिर तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपना सर्वर कनेक्ट करो। ठीक है, 3 डेटा जो है वो सीड जो किए थे वो है अपने पास अभी एज इट इज। अब यहाँ पे मैं आया, अब मैं रिकॉर्ड ऐड करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। F10 कहाँ ऐड हुआ? अभी वर्चुअल डीबी में हुआ। अब कहाँ हुआ? रियल डीबी में हो गया। तो यहाँ पे आओ, एग्जीक्यूट, आ गया डेटा। तो अपडेट का कमांड लिखेंगे तो इसको अपडेट कर देंगे, समझे बात को। तो स्टेप बाय स्टेप अपना सारा काम हो जाएगा। तो ये हुआ, और ये रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए? लिस्ट पे। कंटिन्यू करो, आ गया लिस्ट पे और रिकॉर्ड अपना दिखने लगा, समझे बात को। इतना क्लियर हुआ सबको? CRUD जो किए थे वही है, अभी कुछ और कुछ भी नहीं किए। अब ये अगर मैं अभी सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो ये डेटा सबमिट हो गया बगैर कुछ लिखे, समझे बात को। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है ना। मैं विला पे आया, देखो सबकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, जो स्ट्रिंग है वो नल और बाकी जीरो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो रूल तुमको बताना है वो तुम मॉडल लेवल पे बता सकते हो। जैसे अभी ये रिक्वायर्ड फील्ड है, बराबर, तो फिर ये सबमिट करने नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेट कर दिया, इसका स्ट्रिंग लेंथ या फिर मैक्स लेंथ 30 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ये नहीं जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन और इसको रेंज दे दिया स्क्वायर फीट, समझ लो 10 to 10,000, तो इसको रेंज करके दो 10 to 10,000, समझे। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज यहां से यहां तक। ठीक है, इसको करो सेव। तो अब ये सबमिट होने के टाइम पे, मतलब यहां जब डेटा रिसीव होगा तो वो चेक होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल अपने को रिसीव हो जाती है किसमें? मॉडल स्टेट के अंदर। मॉडल स्टेट, तो ये बेस कंट्रोलर से अपने पास ये प्रॉपर्टी आती है। तो मैं क्या कर दिया, मैं बोला कि मॉडल स्टेट वैलिड रहेगी ना तभी ये काम करना पूरा, यानी ऐड करना। तो मैं यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया, समझे बात को। तो ये मॉडल स्टेट तुम लोग देखोगे तो ये प्रॉपर्टी कंट्रोलर बेस की है, देखो दिख रहा है, कंट्रोलर बेस के अंदर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। और अब तक कंट्रोलर बेस से इनहेरिटेड है, इसलिए अपने को भी मिल जा रही है। यहाँ आगे देखो, ये तुम्हारा कंट्रोलर है, इस पर क्लिक करो, ये इनहेरिट किया हुआ कंट्रोलर बेस से,
समझे, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है तो इससे तुम्हारे कंट्रोलर के अंदर आ गई। अब तुम्हारे कंट्रोलर के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए तुमको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत थोड़ी है, क्लास के अंदर एक्सेस करना है ना। क्लास की प्रॉपर्टी को क्लास के बाहर एक्सेस करना होता है तो ऑब्जेक्ट लगता है, क्लास की प्रॉपर्टी को क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस होती है। और अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर करना है तो दिस के थ्रू एक्सेस होती है। समझे बात को? तो मैं तो मेथड के अंदर एक्सेस कर रहा हूं क्लास की प्रॉपर्टी, तो मुझको कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड लिखा। अगर ये इज वैलिड ट्रू आता है तो ये काम करना, तो मैं इफ में चेक कर लिया, अगर ये मॉडल स्टेट ट्रू है तो ऐड कर देना और रिडायरेक्ट कर देना। और अगर ये ट्रू नहीं है तो यहां पे एल्स में लिख सकते हो, लेकिन ये एल्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। मैं व्यू रिटर्न कर दूंगा, कुछ नहीं लिखा हूं तो क्रिएट नाम का व्यू रिटर्न होगा, और मैं भी क्रिएट नाम का ही बनाया हूं, तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। बस मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये जो विला आया था ना इसी में गलत डेटा था ना, वापस दे दो उसको। समझे बात को? क्लियर? अब मैं इसको किया सेव, रन करो। आया यहाँ पे वो सेम। अब देखो मॉडल स्टेट इज वैलिड क्या है, फॉल्स है, तो अंदर जाने देगा नहीं वो, बराबर, सीधा नीचे आया, सेम ऑब्जेक्ट जो आया था अगेन वापस चला जाएगा। देखा? अब मैं डिबग पॉइंट हटा देता हूं यहां से। ये राउंड ट्रिप बताने का था, इसको बोलते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। वैलिडेशन कहां किया हूं मैं? सर्वर साइड किया ना, मतलब एक राउंड ट्रिप लगी। राउंड ट्रिप कैसे समझ में आएगी? देखो यहां पे ध्यान देना, रिफ्रेश होगा, वो हुआ रिफ्रेश, यहां देखो दिख रहा है कि नहीं, टैब पे मुझे सेव पे क्लिक कर रहा हूं, रिफ्रेश हो रहा है। समझे? तो वो जा रहा है सर्वर पे, यानी सी शार्प के कोड में, वहां चेक कर रहा। मॉडल स्टेट कहां चेक हो रही है? सी शार्प में चेक हो रही है ना, डॉटनेट में। तो वो डॉटनेट के पास गया, बैकएंड पे गया, बैकएंड पे देखा गलत है, वापस उसने व्यू भेज दिया। तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन, कि सर्वर पे हुआ वैलिडेशन। एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, वो यही दिख जाएगा तुमको। समझे? तो बैंक वाले अक्सर जो है वो सर्वर साइड वैलिडेशन करते हैं, बैंक की एप्लीकेशंस जो होती है। ठीक है, अब लेकिन इससे समझ में नहीं आ रहा एरर क्या चीज का है और कहां है, बस है कुछ तो है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो यूजर इंटरफेस नहीं होता है ना एप्लीकेशन का, इसको सही करना है कि हर फील्ड के नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिखना चाहिए। तो ये फील्ड कहां पे है? ये फील्ड है तुम्हारी क्रिएट के फॉर्म पे। तो हर फॉर्म में यहां देखो दिख रहा है, यहां पे एक स्पैन टैग लिखो। स्पैन टैग बताया था, याद है? जैसे पैराग्राफ टैग होता है वैसे स्पैन टैग भी होता है। स्पैन टैग तब यूज करते हैं जब किसी पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड को स्टाइल देना होता है, तब यूज करते हैं। तो यहां पे मैं एक स्पैन टैग लिख दिया, और यहां पे एक टैग हेल्पर है ASP वैलिडेशन फॉर। अब ये किसके लिए वैलिडेशन मैसेज दिखाना है? नेम के लिए। तो ये सीधा एक्सेस नेम का देखो दिख रहा है, सेम लाइन तुमको ऐड कर देना है सबके लिए। तो पहले एटलीस्ट मैं खाली इसके लिए दिखाता हूं कि क्या हुआ। ये देखो आया, जैसे ही मैं रिफ्रेश किया, ये फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला, ब्लैंक फॉर्म है। देखो द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। या क्वेश्चन ये तो मैं नहीं लिखा, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये मैं लिखा नहीं हूं, बराबर। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मतलब ये कहीं से तो आ रहा है ना, डायनेमिकली बन रहा है, वो बताना है मेरे को। तो देखो तुम लोग का फॉर्म ओपन करो, तुम लोग व्यू पेज सोर्स, यहीं पे ये फॉर्म है। अब ये फॉर्म पे मैं खाली एक जगह पे लिखा हूं ASP वैलिडेशन फॉर नेम के लिए। तो यहां पे आओ, फॉर्म कहां से अपना स्टार्ट हुआ है, फॉर्म यहां से दिख रहा है, इतना देखो। इसमें ये देखो स्पैन टैग दिखा, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये करता क्या है पता है? तुमने एक
सिर्फ एक टैग हेल्पर लिखा ASP वैलिडेशन फॉर, और उसको क्या बताया, प्रॉपर्टी का नेम, कि भाई इस इनपुट के लिए ये प्रॉपर्टी का नेम है। तो क्या करेगा पता है, प्रॉपर्टी का नेम तुम दिए ना SP वैलिडेशन फॉर को, तो क्या करेगा, तुम्हारे प्रॉपर्टी को चेक करेगा। प्रॉपर्टी कहां रहेगी, क्लास के अंदर, है ना, वो सीधा आएगा क्लास में। क्लास का है विला, यहां पे आया, देखा रिक्वायर्ड है, समझे बात को, क्या किया उसने। और जब HTML तुम्हारा बनेगा तो ये लाइन ऐड कर देगा वो, तो तुमको ऐड नहीं करना पड़ा। बाकी फॉर्म जो बाकी है देखो उस पर दिख रहेगा कुछ, समझे, स्पैन टैग लिखा ही नहीं, वो दिखेगा कहां से। तो स्पैन टैग और उसको एट्रीब्यूट दिया ASP वैलिडेशन फॉर। तो जिस प्रॉपर्टी के लिए वैलिडेशन तुम सेट किए हो वहां पर बता दो, वो जाएगा मॉडल में चेक करेगा, जो भी एट्रीब्यूट रहेगा डेटा एनोटेशन वहां से वो उठा लेगा और उसके हिसाब से बिल्ट इन बनाएगा वो। हाँ, इसको अपने चेंज भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम वैलिडेशन। उस मैसेज को ओवरराइड भी कर सकते हैं अपने, समझे। मेरे को लिखना है कुछ अलग, कस्टम मैसेज लिखना है, तो वो कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट पहले बिल्ट इन आना चाहिए, समझे बात को, क्या कैसे हुआ। तो अब ये ब्लैक कलर में अच्छा नहीं दिख रहा, रेड में दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्रिएट में आया, क्रिएट में आके जहाँ मैसेज बन रहा है यहाँ पे इसको टेक्स्ट के क्लास बूटस्ट्रैप की है अपने पास, टेक्स्ट डेंजर सेफ हो गया, रेड दिख रहा है तुम लोगों को, समझे बात को। तो इस तरीके से सब फील्ड के लिए तुमको करना है। तो यहां पे आओ, इसको सब जगह पेस्ट करो और यहां पे कर दो डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्क्वायर फीट, ऑक्यूपेंसी, इमेज URL, ठीक है, सेफ, फॉर्म सबमिट, नेम के लिए आया, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लिए क्यों नहीं आया, अच्छा डिस्क्रिप्शन के लिए कोई मॉडल में बताया ही नहीं हो कोई चीज, कुछ तो बताया था, नेम के लिए बता दिया था क्या गलती से, नहीं मैक्स लेंथ दिया तो हूँ, हाँ एक सेकंड, मैं नलेबल कहाँ किया हूँ, हाँ स्ट्रिंग, सारा मतलब यहाँ से चेंज करूंगा तो मुझको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, माइग्रेशन भी करना पड़ेगा, समझे। तो इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है, ये जस्ट तुम लोग को बताने का था, ठीक है, क्लियर। बल्कि नेम रिक्वायर्ड है ना, तो नेम में कर सकते थे हमने। इसमें एक और चीज थी, वैलिडेशन समरी, जैसे मतलब पूरी फील्ड के लिए एक जगह पे तुम दिखा सकते हो सारे एरर मैसेज कि कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, क्या है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, वैलिडेशन समरी करके कुछ तो था, नहीं है इसमें, कुछ तो था वैलिडेशन समरी करके आता है, कल देखेंगे प्रोजेक्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना। वेल ये हो गया सर्वर साइड वैलिडेशन। अब थोड़ा सा इसको ढंग का कर देते हैं। ये विला पे क्लिक किया, विला पे क्लिक करने के बाद ये अपना टेबल आया, टेबल ऐड पे क्लिक किया तो ऐड हुआ,
बैक टू लिस्ट किया तो बैक टू लिस्ट भी होना चाहिए ना, कैंसिल चेक करो, विला पे जा रहा है, सही है, मतलब ऐड हो रहा है और बैक भी हो रहा है, ये चीज़ हो गई। अब अपने को जो है वो इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे बटन लगेगी। इससे पहले ना क्या कर दे, इसकी थीम को थोड़ा सा चेंज कर दे, थीम चेंज हो जाएगी। तो थीम चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे आओ, नहीं नहीं यार टेंशन मत ले, तो है ना अपने बूटस्ट्रैप का आइकन लिए ना अपने, तो CDN.js बूटस्ट्रैप के CDN.js उठा लेने का, cdnjs.com, यहाँ पे आके वर्जन मेरे ख्याल से ये भी चल जाएगा, लेकिन 5.3.1 पहले सेलेक्ट करना, तो तुमको सारी फाइल ध्यान देना है। यहाँ पे बाउंसर इतना ख़राब जाएगा ना कि ये होता नहीं है, लेकिन 5.3.1 सेलेक्ट किया हूँ मैं, और इसकी JS फाइल, एक JS फाइल और एक CSS फाइल, ये CSS फाइल है bootstrap.min.css 5.3.1 के लिए। तो ये दो उठा के तुमको लिंक करना रहेगा। तो मैं JS उठाया और JS आके मेरे लेआउट पे अंडरस्कोर लेआउट, JS हमेशा नीचे रहती है देखो, तो यहाँ पे आया, ये पहले से bootstrap.min.js दिख रही है। अब मुझको ये वाली नहीं चाहिए, मुझको दूसरी वाली चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके उसको चेंज करूँगा। समझे बात को? एक्चुअली एक चीज़ और बता देता हूँ, याद आ गया, तुम लोग जब यहाँ पे आओगे ना, गेट bootstrap.com, यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप 5.3 से इन्होंने ना एक थीम का कॉन्सेप्ट लाया है। देखो डार्क थीम दिख रहा है, ऐसा मैं इसको लाइट कर दूंगा तो लाइट हो जाएगी। तो थीम अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए चेंज कर सकते हैं, इवन के इसको मतलब मैनुअली बटन भी दे सकते हो तुम तुम्हारी एप्लीकेशन में। तुम लोग देखे होंगे ना, कोई उस पर थीम चेंज करते हैं अपने। अरे चैट जीपीटी पे भी तो थीम चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, कोई देखा कि नहीं? नहीं देखे? चैट जीपीटी पे थीम चेंज करने का ऑप्शन, राइट साइड में जाके देखोगे तो थीम चेंज करने का ऑप्शन है चैट जीपीटी में। अब ये बता देता, टाइम हो जाएगा, देख लेना। इस पे एप्लीकेशन इस पे ओपन करोगे ना तो थीम चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा। तो ये थीम चेंज करना है ना तुमको, तो यहाँ पे मैं आया, कहाँ, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में JS उठाया और इसको JS की जगह पे लिख दो खाली, कहाँ है, यहाँ। ये JS में कॉपी कर दिया पुरानी वाली JS की जगह पे, और कुछ नहीं, ठीक है। JS में चेंज हो गया। अब स्टॉप कर दो। अब CSS, तो बूटस्ट्रैप की CSS कहाँ पे है? यहाँ पे है, देखो कहाँ है, ये बराबर, बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS bootstrap.bin.css। तो इसकी जगह पे CSS उठा के वहाँ से ले गया। मैं यहाँ पे आया, अबे यार ब्राउज़र बंद हो गया, प्रोजेक्ट बंद किया ना मैं। CDN.js बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे कर दो फाइव डॉट 3.1, ठीक है। JS हो गई। अब CSS, ये
बूटस्ट्रैप 3.css, ये यहाँ से उठाओ CSS। चलो इसको मैं तुम लोग गिन के नंबर ही बता देता हूँ। ये पहला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का, ताकि गड़बड़ ना हो, समझे? यही पहला नंबर JS है और 8वां नंबर CSS है, ताकि याद है, तुम लोग गड़बड़ ना करो। तो ये इस पर क्लिक करो, कॉपी हो गया, लिंक टैग कॉपी हुआ है, तो उसको यहाँ पे आओ जहाँ बूटस्ट्रैप तुम लोग कॉन्फ़िगर किए हो, ये है ना, इस पे लाके पेस्ट कर दो। तो ये हो गया सेफ। अब अच्छा, मैं चेक किया था क्या इसमें? हाँ, ये देखो, ये लाइन ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ बड़े बड़े। ये दिख रहा है, डेटा BS थीम इक्वल टू डार्क। ये चाहे तुम बॉडी में लिखो, चाहे यहां पे लिख दो, मतलब डेटा BS थीम इक्वल टू डार्क। तो थीम डार्क कर देगा पूरे HTML के लिए। तो मेन यहीं से हो रहा है ना, बूटस्ट्रैप भी यही है, और जो भी रेंडर होगा तुम्हारा व्यू, वो इसी के अंदर, लेआउट के अंदर ही रेंडर होगा। तुम पूरे लेआउट को ही वो कर दियो। यहां से हटा भी तो चलेगा। देखते अप्लाई हुई है कि नहीं, इसको रन करो। हो गई, थीम ब्लैक हो गई है। थीम अपनी हो गई है ब्लैक। अब देखिए, देखो एक जोक, देखो ये गायब हो गया क्योंकि ये वाइट कलर में था पहले। ये कहाँ से आ रहा है? लेआउट से आ रहा है ना। लेआउट पे जाओ, लेआउट पे जाके तुम लोग को वाकई में कंपनी में कैसे काम होता है वो पता चल जाएगा। बैकग्राउंड वाइट सेट किए थे ना, BG वाइट को हटा देता हूँ, इसको सेव किया, आ गया। अब ये तो गायब हो गया। हाँ, क्योंकि वो डार्क में लिखा हुआ है, समझे बात को? अब पूरे उसको थीम चेंज किए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। तो ये लिंक देखो, ये 3 लिंक यहीं से आ रही है ना। इसके पेरेंट में आगे यहां पे मैं लिख दिया टेक्स्ट वाइट। नहीं नहीं, यहां दिखाना है ना। देखो ना, देखो मैं उस पर होवर कर रहा हूं तो नीचे लिंक बन के आ रही है, देखो है वो वहां पे। टेक्स्ट डार्क कहाँ लिखा है? ASP एरिया, अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ लिखा है यार ये। अच्छा, टेक्स्ट डार्क निकालूंगा तब भी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वही है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो भी लिखते हैं वो ब्लैक कलर में ही आता है, तो ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा ना। अपने को क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट वाइट, अच्छा ग्रे टाइप में दिख गया। अच्छा, पेरेंट से ले लिया ना उसने, वाइट लिखा है, समझे बात को? आ गया। तो ये विला पे क्लिक किए, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक किए तो अपना फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार ऐसे। हाँ, सबसे हार्ड डिजाइनिंग तो वो है, ऊपर ऊपर देखो ब्लू ब्लू। बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास लिख दी है? सारे सुधरेंगे नहीं, कुछ भी घान करे रहते बोर्ड पे। तो ये थीम एक्चुअली पूरे उसकी अपने चेंज कर दिए। तो ये थीम चेंज करने के लिए स्टेप समझे ना। यहाँ पे आके सर्च करने का CDN.js फॉर बूटस्ट्रैप या CDN.js बूटस्ट्रैप और 5 लिख देने का। यहाँ पे आने का 5.3.1, कोई चेक कर लेना 5.3.3 चल रही है कि नहीं, और ग्रुप में मैसेज डाल देना कि वो भी चल रही है। तो करना क्या पड़ेगा?
5.3.3 का ही JS भी उठाना और CSS भी उठाना। तो जो पहले नंबर पे वो है JS है और 8 नंबर पे क्या है, CSS है। JS हमेशा पेज के HTML पेज के लास्ट में इंजेक्ट होती है। उसका एक रीजन है, बताता हूं। पता क्या, अभी तुम HTML लिखे, उससे ना स्ट्रक्चर पेज का बन गया। अब तुम CSS लिखे तो कैसा बटन दिखनी चाहिए, लाल पीली हरी नीली, वो स्टाइलिंग हो गई। अब JS इस बटन के क्लिक करने पर क्या होगा वो तुमको जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है, वो अपने आगे देखेंगे। समझे बात को, क्लियर हुआ? इतना समझा? HTML से पेज का स्ट्रक्चर बनता है। कोई भी टैग है, पैराग्राफ है ये, अब ये पैराग्राफ दिखना कैसा चाहिए, इसका कलर को चेंज करना है तो CSS लिखना पड़ेगा, कास्केड स्टाइल शीट। अब उस बटन के या किसी चीज के क्लिक के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी है, वो जावास्क्रिप्ट में होती है। तो अब जिस तरीके से तुम चाहो तो HTML के अंदर ही .html फाइल में ही CSS लिख सकते हो, या फिर अलग जगह लिख के उसको लिंक टैग से लिंक कर सकते हो। बराबर समझे? बिल्कुल इसी तरीके से तुम जावास्क्रिप्ट भी HTML के अंदर भी लिख सकते हो और दूसरी जगह लिख के उसको यहां पे लिंक भी कर सकते हो। जिस तरीके से वहां पे CSS को लिंक करने के लिए लिंक टैग है ना, इसको स्क्रिप्ट टैग है। समझे बात को? तो हमेशा जावास्क्रिप्ट को नीचे इसलिए करते हैं कि जब पेज लोड होता है, अब फॉर एग्जांपल एक बटन है, वो बटन के क्लिक के ऊपर तुम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शनैलिटी लिख के रखो। समझो, बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। एक वेब एप्लीकेशन है, वो बहुत हैवी वेब एप्लीकेशन है, उसका पेज स्लो लोड होता है। बराबर है? अब एक बटन के ऊपर तुम जावास्क्रिप्ट लिख के रखे हो कि इसके क्लिक पे ये कैलकुलेशन होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब वो पेज लोड हो रहा है और वो पेज लोड हुआ नहीं, लेकिन तुम जावास्क्रिप्ट ऊपर लिख दिए। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो गई, बटन दिख गए, क्लिक कर दिए, वो बटन के क्लिक पर जो पेज लोड होना था वो अभी तक हुआ ही नहीं है। प्रॉब्लम समझे? इसलिए ऑलवेज जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के एकदम लास्ट में लिंक किया जाता है। समझे बात को? कि फंक्शनैलिटी तभी होगी जब पेज रेडी हो जाएगा। jQuery के अंदर तो एक मेथड है, हाँ क्या ऐसा ही बोल रहा है? इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था मेरे से भी यही। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके एक फंक्शन है, वो इंश्योर करता है कि जब तक कि डॉम एलिमेंट यानी पूरा HTML प्रॉपर रेंडर ना हो जाए तब तक इस कोई भी जावास्क्रिप्ट को चलने नहीं दूंगा। तो सारी जावास्क्रिप्ट हम कहां लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यही चेक करता है कि पूरी डॉम लोड हुई है। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी पूरा HTML का पेज आम भाषा में। तो जब तक का पूरा पेज लोड हो नहीं जाएगा तब तक वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर जो फंक्शन है उसको चलने नहीं देगा, जो भी कोड है। तो हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही कोड लिखते हैं। समझे? इंटरव्यूअर एक और चीज पूछता है, ये jQuery है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है ना jQuery का मेथड है। और jQuery क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ मिला के वो इंटरव्यूअर ये भी पूछता है क्या कि मल्टीपल एक उस पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। हाँ भाई जावास्क्रिप्ट ही है ना, एक पेज पे जितने भी जावास्क्रिप्ट लिखना है लिखो, क्या मसला है? समझे बात को? क्लियर है? तो यहां से CSS उठाना है, JS उठाना है, पूरी थीम जो है तुम्हारी डार्क हो जाएगी ऐसा। समझे बात को? तो ये विला पे क्लिक किए तो विला की डिटेल आ गई, ऐड पे क्लिक किए तो ये फॉर्म आ गया, विदाउट उसके क्लिक किए तो ये सर्वर साइड के वैलिडेशन आ गए। कस्टम वैलिडेशन करोगे तो ये भी तुम चेंज कर सकते हो। कैंसिल किया, अगेन वही लिस्ट पे आ गया। समझे बात को? तो ये एट्रीब्यूट जो यहां सेट हुआ है ना, जिससे थीम डार्क हुई है, वो कहां हुआ है? या तो तुम ये HTML में लैंग एट्रीब्यूट जैसे दिया है वैसे ही डेटाबेस थीम दे दो, बराबर है? क्लियर है? या फिर बॉडी को दे दो। दोनों एक ही बात है। पता है क्यों? क्योंकि HTML पेरेंट टैग है, तो जो भी HTML के अंदर है वो उसके लिए थीम अप्लाई हो जाएगी। समझे बात को? अब हेड टैग के अंदर तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो तुमको दिखानी होती है सिवाय टाइटल के। तो दिखने वाली सारी चीज कहां है? बॉडी टैग के अंदर। तो सेम इसको यहां लिखोगे तो भी चल जाएगा। समझे बात को? बात समझ आई ना?
इसलिए यहां पे लिखो चाहे यहां पे लिखो, बात ये कि जहां चल रहा है वहां से चला देने का। तो दो जगह, एक ये वाली तुम्हारी CSS हो गई जहां बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड है ना, ये टेम्पलेट में तो इंटीग्रेटेड होता पहले से, तो उसको चेंज करके न्यू वाला, ये देखो ये थोड़ा सा अतरंगी लाइन दिखेगी तुमको, इंटीग्रेटेड दिखेगा, क्रॉस ओरिजिन वगैरह दिखेगा, ये अपने को कॉपी पेस्ट करना है, समझे? ये कर दिए। और यहां पे स्क्रिप्ट टैग, तो जेएस को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट है ना, तो स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। तो स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और क्लोज किया, देखो यहां क्लोज हुआ है, तो ये जस्ट एक स्क्रिप्ट टैग है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुमको, लेकिन यहां तो तुमको कोई कुछ करना ही नहीं है, जस्ट क्या करना है, पूरा स्क्रिप्ट टैग वहां से कॉपी मिलेगा, यहां खाली पेस्ट करना है। कहां करना है वो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यहां पे बूटस्ट्रैप की जेएस और सीएसएस है, तो बूटस्ट्रैप की पुरानी वाली सीएसएस की जगह पे नई सीएसएस, बूटस्ट्रैप की पुरानी वाली जेएस की जगह पे नई जेएस, और लेआउट में ही हो ना, तो लेआउट में जाके बॉडी का या HTML का एट्रीब्यूट सेट कर देने का। क्लियर है? क्या है वो एट्रीब्यूट? डेटाबेस थीम इक्वल टू डार्क। अब देखो एक यहां पे एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचो, ये एट्रीब्यूट की वजह से थीम डार्क या व्हाइट हो रही है ना, अगर हम इसको डायनामिक बना दे, जिस तरीके से मैं वो CRUD एप्लीकेशन जब कर रहे थे, मतलब इस पे क्लिक करेगा तो अपडेट रहेगा, इस पे क्लिक करेगा तो ऐड रहेगा, मतलब मैं मैनुअली चेंज कर रहा था। अगर मैं दिमाग चला के हल्का सा, एकदम सिंपल लॉजिक है, वो लगा के एक टर्नरी ऑपरेटर लिखना है और कुछ नहीं, इसको डॉम को चेंज करूं, यानी इसकी वैल्यू को चेंज करूं, या खाली टॉगल करना है वैल्यू को, कि इस पे क्लिक करूं तो टॉगल हो गए डार्क हो जाए, क्लिक करूं तो व्हाइट हो जाए। तो मैं वो करना क्या, लॉजिक क्या है पता है? लॉजिक ये है कि चेक करना है कि अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू इस एट्रीब्यूट की क्या है, डेटाबेस थीम की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है। तो मैं चेक करूंगा इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू अगर डार्क है तो व्हाइट कर दो, अदरवाइज डार्क कर दो। तो टॉगल हो गया ना, टॉगल होने का एकदम सिंपल लॉजिक, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी है उसको मैं चेक करूंगा, जो भी रहेगी उससे चेंज कर दूंगा। डार्क है तो व्हाइट कर दूंगा, व्हाइट है तो डार्क कर दूंगा। और ये मैं किस पे करूंगा, एक क्लिक पे करूंगा, यूजर को एक बटन दे दूंगा चेंज थीम, उस पे आइकन बना दूंगा चांद वाला निकाल के, थीम चेंज करने का आइकन वही रहता है ना, बूटस्ट्रैप आइकन से उठाऊंगा वो बनाऊंगा, उसके क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, एकदम सिंपल, डॉम मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं। मतलब लॉजिक समझने इंपॉर्टेंट है, कोड बहुत सिंपल रहता है, लॉजिक नहीं समझता। ये एट्रीब्यूट से सब काम हो रहा है ना, ये एट्रीब्यूट मैनिपुलेट होगा। मैं मैन्युअली अगर इसको अभी व्हाइट करूं, यहां पे आगे ये मैं सेव किया, हो गया व्हाइट, मैन्युअली इसको डार्क किया, हो गया डार्क। ये काम मुझको कोड से करना है, बस ये समझा रहा हूं, समझे? क्लियर है? ये काम मुझको कोड से करना है बस, और यूजर के थ्रू करवाना है, क्योंकि तुम जो भी लिखते हो ये बिहाइंड द सीन एक HTML बनता है ना, व्यू पेज सोर्स, यहां पे आओ, कहां गया HTML, ये बना है ना, पूरा पेज रेडी हुआ है, यूजर के पास अभी यही है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर को यहां पे, कहां पे, यहां एक बटन दूंगा, ये बटन पे जैसे क्लिक करेगा ना तो मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा कि भाई HTML को पकड़ूंगा, HTML टैग को, तो HTML टैग को पकड़ा, उसके एट्रीब्यूट को पकड़ा, तो उसमें दो एट्रीब्यूट है, एक लैंग है और एक डेटाबेस थीम है। डेटाबेस थीम को चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, अच्छा डार्क है, चेंज कर दूंगा व्हाइट, थीम चेंज। उसको लगेगा अबे क्लिक किया थीम चेंज, क्या एप्लीकेशन बनाया है, मैं तो इतना ही किया। ये होता है ना, सब करते हैं, एकदम सिंपल है। मतलब कोड मुश्किल नहीं रहता है, लेकिन कोड तक पहुंचने के लिए जो सोचना है वो इंपॉर्टेंट है, कि तुम कैसे सोच रहे हो, समझे बात को? क्लियर है? ठीक है, आगे कितना बस ना, कहां से आवाज आई, बहुत डेंजर आवाज आई, बस ना।